देखो हमारे जनरल परक्यूसिट तो हो गए सारे, है ना। जनरल परक्यूसिट में मैक्सिमम जो हमारे पॉइंट थे कल, उसमें क्या था कि इतना तो मिल रहा है मालिक से और इतना मैंने वापसी कर दिया, जो बचा वो टैक्सेबल। कुछ पॉइंट देखो इसमें तुम्हारे थे याद रखने वाले, जैसे एसबीआई से लोन कह रहा हूँ, एम्प्लॉयर से लोन, तो उसमें एसबीआई का रेट लगता है उसमें कि एसबीआई क्या ले रहा है रेट, वो क्या चार्ज कर रहा है। तो एसबीआई का जो, जैसे मैंने तुम्हें लिखवा दिया था कि एसबीआई का यदि हाउसिंग पर है रेट तो क्या था, नहीं गलत बोल रहे हो, 8.75 था, हाउसिंग पर 8.75 था, कार पर 9.3 था और टू व्हीलर पर 17 पॉइंट कितना था, चेक करके बताओ, चलो चेक करके बताओ, 17.6 था, है ना। तो देखो ये मैंने कुछ बातें तो मैं लिखवाई थी, ठीक। अब देखो ये तो तुम्हारे गए निमट जनरल परक्यूसिट, आज तुम्हारे स्पेशल परक्यूसिट तुम्हारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें जो काफ़ी आता है वो आता है कार अलाउंस कह रहा हूँ, कार परक्यूसिट वो सबसे लास्ट में लिखाऊंगा मैं तुम्हें, है ना। अभी फ़िलहाल तुम हेडिंग डाल लो स्पेसिफाइड परक्यूसिट। मैंने दो टाइप के परक्यूसिट लिखवाए थे, एक जनरल परक्यूसिट, दूसरा स्पेसिफिक परक्यूसिट, है ना, सही चल रहा है। जनरल और स्पेसिफिक परक्यूसिट लिखवाए थे, तो ये देखो स्पेसिफिक परक्यूसिट लिखना जरा, स्पेसिफिक परक्यूसिट, इसमें क्या क्या होता है वो देखना जरा, यहां मेरे साथ साथ ही लिख लो पहले, इट इज अलाउड ओनली टू अ स्पेसिफाइड पर्सन, ये केवल स्पेशल पर्सन को ही मिलेंगे, स्पेसिफाइड पर्सन स्पेशल पर्सन बात एक ही है, तो स्पेशल पर्सन को ही मिलेंगे। स्पेशल पर्सन कौन सा भाई, कंपनी के अंदर छोटे छोटे वर्कर तो होते ही हैं, है ना, लेकिन डायरेक्टर मैनेजर वगैरह ये भी तो होते हैं, है ना। तो लेकिन इसने कहा कि स्पेसिफिक पर्सन का इनने मीनिंग बताया, इसने कहा स्पेसिफिक ऐसे मत समझो, तुम स्पेसिफिक ऐसे समझो। स्पेसिफिक जो पर्सन है वो कौन होगा, उसने इसका मीनिंग बताया। स्पेसिफिक पर्सन मीन्स, उसने बताया कि स्पेसिफिक पर्सन से हम क्या समझते हैं, स्पेसिफिक पर्सन कौन, तो स्पेसिफिक पर्सन होते हैं तुम्हारे दो टाइप के। मैंने तुम्हें लिखवाया था कि जिनके पास 20% शेयर हो, या फिर वो कंपनी के डायरेक्टर हो। तो पहला कंपनी के डायरेक्टर, या दूसरे होते हैं कि एम्प्लॉय हैव सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, वो बताता हूँ, इसकी जो एक्ट की लैंग्वेज है ये वो है, एम्प्लॉय हैविंग सब्सटेंशियल, ऐसे लिखना SUBSTANTIAL, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। ये तुम्हें इतना बड़ा वर्ड याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं कह रहा हूँ इसे याद मत रखना रत्ती भर भी, इन्हीं का ही दो पार्ट करा देता हूँ। इसी का मतलब होता है कि इनके पास 20% से ज़्यादा होल्डिंग मोर देन 20% शेयर, चाहे तो इनके पास 20% से ज़्यादा की होल्डिंग हो, या वो क्या हो, अरे बोल दो, पावर टू डायरेक्शन लाइक डायरेक्टर,
लाइक डायरेक्टर, या जो मैंने तुम्हें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाया था वो 3 वाला पॉइंट, 3rd वाला पॉइंट मैंने तुम्हें लिखवाया था कि एम्प्लॉय सैलरी मोर देन 50,000, एम्प्लॉय की यदि सैलरी 50,000 रुपये से क्या है, ज़्यादा है, तो वो स्पेशल एम्प्लॉय कहलाएगा। देखो 2 टाइप के परक्यूसिट मैंने लिखवाए। पहला परक्यूसिट हमारा जो था वो जनरल परक्यूसिट था, जो सभी लोगों के लिए बराबर है। स्पेसिफिक परक्यूसिट वो हैं जो हमारे स्पेशल पर्सन के लिए है। अब स्पेशल पर्सन कौन, तो स्पेशल पर्सन यहाँ पर सिर्फ तुम इतनी सारी महाभारत को याद नहीं रखना बिल्कुल भी, इसे अभी ही जो है भूल जाना बिल्कुल। बस 2 बातें याद रखना। क्या, स्पेशल पर्सन जो होते हैं वो पर्सन होते हैं, क्या हुआ, स्पेशल पर्सन वो पर्सन होते हैं कि यदि तो वो कंपनी के डायरेक्टर हों और दूसरा उनकी सैलरी 50,000 रुपये से ज़्यादा हो। बस ये 2 बातें याद रखना और तुम्हें कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। सिर्फ ये 2 बातें याद रखना। देखो लिखवाना पूरा मेरा काम है ना, मैंने पूरा लिखवाया एकदम एक्ट की लैंग्वेज में कि कंपनी, इन्होंने जो मीनिंग बताए, इन्होंने 3 मीनिंग बताए कि डायरेक्टर हो सकते हैं, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट वाले हो सकते हैं। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट वो पर्सन होता है जो डायरेक्टर हो कंपनी का या उसके पास 20% कंपनी के शेयर होल्डर हो, ठीक है ना भाई। अब एम्प्लॉय जो है वो यदि उसकी सैलरी 50,000 रुपये से ज़्यादा है, 50,000 रुपये से सैलरी क्या है, ज़्यादा, 50,000 रुपये से ज़्यादा। कुछ पूछना है बताओ? अरे ये लिखो ना, पूछो ना, पूछे करो ना। LIKE लाइक है ना, लाइक लिखा है ना, लाइक है डायरेक्टर लिख तो रखा है मैंने। जो चीज़ पूछनी नहीं है पूछो तुरंत ही, जब तक पूछोगे नहीं पता कैसे लगेगा, है भाई। तो एम्प्लॉय सैलरी जो है वो 50,000 रुपये से ज़्यादा हो तो भी वो क्या होते हैं, स्पेशल। तो स्पेशल जो परक्यूसिट होंगे वो इन्हीं व्यक्ति के लिए होंगे। तो सबसे पहले तुम्हें क्वेश्चन के अंदर क्या चेक कर लेना, उसकी सैलरी चेक कर लेना, कि उसकी सैलरी चेक कर लेना। यदि इसको स्पेशल परक्यूसिट मिल रहा है तो तभी टैक्सेबल होगा, अदरवाइज स्पेशल परक्यूसिट टैक्सेबल नहीं होगा। ये लिख लेना बात को, यहाँ लिख लेना। अदरवाइज स्पेशल परक्यूसिट, अदरवाइज स्पेशल परक्यूसिट टैक्सेबल नहीं होगा, अदरवाइज स्पेशल परक्यूसिट टैक्सेबल नहीं होगा, ठीक है ना। मतलब दैट इज एग्जेम्प्ट, दैट इज एग्जेम्प्ट। तो वो क्या रहेगा, एग्जेम्प्ट रहेगा। ध्यान रखना, यदि किसी व्यक्ति की सैलरी 50,000 रुपये से कम है और उसे कार मिल रही है, उसे जो है वो मेडिकल फैसिलिटी मिल रही है, या उसे सर्वेंट मिल रहा है ना, स्पेशल जो परक्यूसिट के अंदर आते हैं वो तुम्हें ध्यान में रखना पड़ेगा कि स्पेशल के अंदर क्या क्या आते हैं, ठीक है भाई। तो वहाँ पर इसके लिए क्या हो जाएंगे, एग्जेम्प्ट। ऐसे तुम्हारे इसके अंदर बुक के अंदर 2 क्वेश्चन है, ऐसे जब आएंगे तब बताऊंगा, ठीक है ना। अच्छा इसे नोट करो पहले तुम तसल्ली से, फिर हम स्टार्ट करते हैं स्पेसिफिक परक्यूसिट। हाँ तो देखो, तो बस हमें यही बात ध्यान रखनी है कि यदि किसी व्यक्ति की 50,000 रुपये से नीचे की सैलरी है ना, तो स्पेसिफिक परक्यूसिट पर उस पर टैक्स नहीं लगने का, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी। बस इतनी सी बात तो याद रख सकते हो ना तुम, बस इतनी सारी कहानी का निचोड़ ये है बस केवल। देखो ज़्यादा याद रखने के लिए मैं कहता ही नहीं कि ये भी याद रखो वो भी याद रखो। कल की हमारी क्लास थी, है ना, कल की क्लास में मैंने बिल्कुल भी याद रखने का सिस्टम नहीं छोड़ा। बहुत सारी चीज़ों को, जो बहुत सारे पॉइंट थे, मैंने ये कह दिया इतना फ़ायदा मिला, इतना वापस कर दिया, जो बचा वो सारा टैक्सेबल। तो जिन पॉइंटों में
कुछ पॉइंट हैं, जैसे हमारा एक पॉइंट था उसमें कि यदि मालिक से एम्प्लॉय को गिफ्ट मिल रहा है तो वो 5,000 रुपये तक हमारा एग्जाम्प्ट है, उसके बाद में सारा टैक्सेबल। कल ये मैंने बताई थी। अब इस बात को ऐसे नहीं कर सकते कि इतना मिला, इतना दिया, बचा टैक्सेबल। यहाँ 5,000 रुपये की अमाउंट हमें याद रखनी पड़ेगी, है ना। फिर मैंने ट्रांसफ़र पर और यूज़ पर बताया था कि मोबाइल का यदि यूज़ करने के लिए वो दे रहा है या बिल भर रहा है वो, या कंप्यूटर लैपटॉप का यूज़ करने के लिए दे रहा है, तो वो परक्यूसिटी नहीं है, उस पर टैक्स ही नहीं लगने का, है ना। तो स्पेसिफिक परक्यूसिट में फर्स्ट पॉइंट, अब देखो स्पेसिफिक परक्यूसिट का चार्ट तो हम बना चुके पिछली क्लासों में, है ना। अब स्पेसिफिक परक्यूसिट का फर्स्ट पॉइंट मैं तुम्हें लिखवाता हूँ, आ जाओ। स्पेसिफिक परक्यूसिट का फर्स्ट पॉइंट मेरे साथ ये हेडिंग डाल लो, मेडिकल फैसिलिटी। मेडिकल फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी, इसके अंदर क्या है वो समझना बड़े ध्यान से। मेडिकल फैसिलिटी के अंदर क्या आता है, पहले ट्रीटमेंट लिख देता हूँ, इसका मतलब भी बताऊंगा। बिल इशूड, ऐसे मत लिखो, ऐसे मत लिखो, ये गलत तरीका है लिखने का, दूसरे तरीके से लिखवाता हूँ। पहले चलो मेडिकल फैसिलिटी का मतलब समझो, सारी बातें कहीं बाहर में छोड़ो। हाँ, मेडिकल फैसिलिटी होती क्या है वो समझो। मेडिकल फैसिलिटी जो होती है वो, जैसे एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉइयों को एक आशीर्वाद दे रखा है कि यदि तुम या तुम्हारे घर का कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाए, है ना, तो हॉस्पिटल में जाके भर्ती हो जाना, सारा बिल मैं दूंगा, सारा बिल मैं दूंगा। अब सपोज करो एम्प्लॉय के यहाँ पर उसी, चलो उसी एम्प्लॉय के ले लेते हैं, उसी एम्प्लॉय की तबीयत खराब हो गई और हॉस्पिटल का बिल कितना आ गया, 50,000 रुपये का। 5,000 का तो आता ही नहीं कभी हॉस्पिटल का बिल, इतना तो खुश नसीब कोई हो ही नहीं सकता। 50,000 रुपये का बिल आ गया हॉस्पिटल का, तो ये भर दिया सारा का सारा एम्प्लॉयर ने, तो एम्प्लॉय को फ़ायदा मिला। एम्प्लॉय को भाई अपनी जेब से भरता, अब मालिक ने भर दिया, फ़ायदा नहीं मिला, फ़ायदा मिला तो भाई क्या दोगे, टैक्स देना पड़ेगा। ये परक्यूसिट हो गया। परक्यूसिट और अलाउंस में तुम्हें फ़र्क बिल्कुल अच्छी तरीके से पता ही है। परक्यूसिट में हमें फ़ायदा मिलता है, पैसे नहीं मिलते, ठीक है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें मेडिकल फैसिलिटी मिल गई, भाई वो बीमार पड़ा, उसका इलाज भी हो गया, फ्री में हो गया, तो फैसिलिटी मिल गई नहीं मिल गई, तो ये है। अच्छा, अब एक चीज़ मैंने तुम्हें अलाउंस में भी पढ़ाई थी कि उसे मेडिकल अलाउंस मिलते हैं, फिक्स मेडिकल अलाउंस, वो फुल्ली टैक्सेबल होता है। जैसे मान लो 200-500 रुपये महीना मालिक दे रहा है, लोगों भी हारी बीमारी के लिए 500 रुपये महीना अलग से अलाउंस के नाम पर, तो वो फुल्ली टैक्सेबल होता है। वो क्या होता है, वो फुल्ली टैक्सेबल होता है। हर महीने बीमार थोड़ी ना पड़ेगा, ये मैंने बात बताई थी कि हर महीने बीमार पड़ेगा क्या, सीधी सी बात है। यहाँ पर तो जब बीमार पड़ेगा फैसिलिटी तब मिलेगी, यहाँ पर तो जब बीमार पड़ेगा फैसिलिटी तब मिलेगी, लेकिन अलाउंस तो मिल ही रहे हैं ना, वो तो कंपलसरी है मिलने, तो वो तो सैलरी में क्या है, बार बार जुड़ जुड़ के मिल रहे हैं तुम्हें। तो हर महीने बीमार पड़ता है क्या, जब इंसान हर महीने बीमार नहीं पड़ता तब मिलेंगे, बिल्कुल ठीक बात है। इसमें जब बीमार पड़ेगा तब मिलेंगे, ठीक है ना। तो जितने भी क्वेश्चन उठेगा ना दिमाग में तुरंत पूछे करो मुझसे, मुझे मज़ा आता है क्वेश्चनों को जवाब देने में एकदम, लगता है कि हाँ भाई सामने वाला कुछ सीख रहा है ना। तो देखना ज़रा, कुछ नहीं है इसके अंदर भी, सिर्फ और सिर्फ एक ही बात याद रखनी है जो मैंने कल लिखवाई थी। वैल्यूएशन इसका करोगे, अभी देखो मैंने इसका चार्ट काट के मैंने इसे दूसरे तरीके से अभी बनाया है ना, अभी भी माइंड में तैयार किया है इसे। वैल्यूएशन जो है इसका कि वही पुराना अपना जो हमने कल करा था, अमाउंट ऐसे लिखते हैं, अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर, अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर लेस रिकवर फ्रॉम एम्प्लॉय, लेस रिकवर फ्रॉम एम्प्लॉय,
लेस रिकवर फ्रॉम एम्प्लॉय, है ना। और एक बात और ध्यान रखनी है तुम्हें, एक बात इसमें तुम्हें और याद रखनी है। क्या क्या वो भी तो बात है। एक काम करते हैं, अभी इसे मत लिखो, इसे मत लिखो, ऐसे लिखो, अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर लेस 15,000 रुपये पर एनम एग्जेम्प्ट, लेस 15,000 रुपये पर एनम एग्जेम्प्ट। इसमें इन्होंने एक फिक्स अमाउंट बताई है कि 15,000 रुपये जो है वो एग्जेम्प्ट है। जितना भी मालिक खर्च करेगा उसमें 15,000 रुपये पर कोई टैक्स नहीं लगना, यानी कि 15,000 रुपये तक के मेडिकल के बिल एग्जेम्प्ट होते हैं। अब सपोज करो यदि ये अमाउंट तुम्हारी कितनी है, यदि ये अमाउंट तुम्हारी 14,000 रुपये की है, तो भैया मेरे 15,000 रुपये तक तो एग्जेम्प्ट ही है। तो क्या इस पर टैक्स लगेगा, मेडिकल के बिल पर टैक्स लगेगा? नहीं लगने का, उसके लिए फैसिलिटी ही नहीं है। 15,000 रुपये तक की क्या है, खुली छूट है, फ्री छूट है, नहीं समझे। 15,000 रुपये तक की अमाउंट पर टैक्स नहीं है। ऐसा मत समझ लेना कि अमाउंट एम्प्लॉय ने दी इतनी, क्योंकि 15,000 रुपये तो एग्जेम्प्ट, सरकार से 1,000 रुपये वापसी लेने पहुंच जाओ, क्योंकि ला दे 1,000 रुपये, ऐसा नहीं है। उन्होंने बोला 15,000 रुपये तक, 15,000 रुपये तक क्या है, एग्जेम्प्ट, है ना। अच्छा नहीं लग रहा, तक हटा देते हैं, है ना। 15,000 रुपये पर एनम पूरे साल का, ये भी ध्यान रखना। वही 10 बार बीमार पड़ गया हो तो ये भी तो हो सकता है, तो ध्यान रखना इस बात को। और मैंने इसमें तुम्हें बात बताई थी, वो वापस भी तो ले सकता है, लेस रिकवर फ्रॉम एम्प्लॉय, जितना उसने रिकवर कर लिया एम्प्लॉय से, जो बचा हुआ सारा का सारा टैक्सेबल, ठीक है ना भाई। तो यहाँ पर एक अमाउंट आ जाएगी, इसमें से माइनस कर देना, यदि एम्प्लॉय ने वापसी दे दी तो, नहीं वापसी दिए तो 15,000 रुपये कट के जो बचेगा सारा का सारा टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है ना। बताओ है कोई समस्या यहाँ तक, है तो बता दो, है नहीं, बस तो कुछ नहीं था इसके अंदर, कुछ था इसके अंदर, ये पॉइंट भी हैं, ये तो पॉइंट हमारे करने लायक ही नहीं है। मज़ा तो आ रहा है ना कुछ पॉइंट को समझने में, क्या नहीं आ रहा है? तो मज़ा आना चाहिए, चाहे कुछ भी हो, समझ में तभी आता है जब मज़ा आता है। चारों को तो नहीं आ रहा होगा मज़ा, चारों आ रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है, आ रहा है, फिर ठीक है, ना मत करना मुझसे बिल्कुल भी, ना तो निकले ही ना बस। देखो अगला है, क्या गिर गया मेरी आँख में, कुछ गिर गया। अगला है इसमें वैल्यूएशन ऑफ हाउस होल्ड सर्वेंट, देखना लिखना ज़रा, वैल्यूएशन ऑफ हाउस होल्ड सर्वेंट, हाउस होल्ड। अच्छा मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, क्या बताई थी, सर्वेंट और हेल्पर में फ़र्क बताया था, एक बार की बात है ना, मैंने तुम्हें बताया था, है ना, बहुत टाइम बीत गया ना ऐसा कुछ नहीं है, अभी कुछ दिनों पहले बताई थी सर्वेंट जो होता है वो तो परमानेंट नौकर होता है, और हेल्पर जो होता है वो मेरा भी नौकर है, तुम्हारा भी नौकर है, बराबर में बैठे वर्मा जी का भी, शर्मा जी का भी नौकर है ना, सबका नौकर है वो, लेकिन किसी का नौकर नहीं है, सबके लिए काम करता है पर किसी के लिए काम नहीं करता, मतलब परमानेंट नौकर किसी का नहीं है ना, ये कहना चाहता हूँ मैं। तो टेम्परेरी है बिल्कुल, 10-20 रुपये उसने दिए उसका काम निपटा दिया, 10-20 रुपये उसने दिए उसका काम निपटा दिया, ये होता है हेल्पर का काम, है ना। अब देखो वैल्यूएशन ऑफ हाउस होल्ड सर्वेंट, अब मालिक ने क्या करा, एक नौकर दे दिया उसे, बताया था जब मैंने तुम्हें ये समझाए थे सारे के सारे परक्यूसिट, कि यहाँ पर क्या करता है वो अपने एम्प्लॉय को एक सर्वेंट दे देता है, क्योंकि भी ले नौकर ले जा इसे, तो हमारी हवेली में बहुत सारे नौकर काम करते हैं, एक नौकर तुम ही ले जाओ, मालिक ने अपने एम्प्लॉय से कहा। तो देखो यहाँ पर जितने रुपए का एम्प्लॉय खर्चा कर रहा है, जितने रुपए का एम्प्लॉय खर्चा कर रहा है, जितने रुपए की उसकी कॉस्ट आ रही है, बस नौकर का सपोज करो कि मालिक से 8,000 रुपये ले रहा है महीने के, है ना, तो 8,000 रुपये तो ले रहा है, तो यानी कि कॉस्ट फॉर
एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर के लिए तो कॉस्ट जो सर्वेंट की है वो कितनी है, 8,000 रुपये। उसने कहा कि भाई एक काम कर, तू मुझे केवल और केवल 2,000 रुपये दे दे, तू मुझे केवल 2,000 रुपये दे दे और ये नौकर आज से तेरे घर पे काम करेगा, ये नौकर आज से तेरे घर पे काम करेगा, ठीक है। तो उसने उसे फैसिलिटी दी है नहीं दी है बताओ। यदि कोई वो बाहर से ढूंढता उस नौकर को, क्या 8,000 रुपये नहीं देता, देता भाई जरूर। अब वो कितने दे रहा है, 2,000 रुपये। 6,000 रुपये कौन दे रहा होगा, नौकर के उसका रिश्तेदार है कि जो उसके खाना बना के चला जाएगा उसके लिए, समझ रहे हो ना। कौन दे रहा होगा 6,000 रुपये, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय नहीं एम्प्लॉयर। मैं एम्प्लॉयर हूँ, मैं एम्प्लॉयर हूँ, तुम मेरे पास नौकरी करते हो, तुमने मुझसे कहा कि सर परेशानी हमारे साथ ये चल रही है कि हमें एक नौकर का रखना पड़ेगा, है ना, और पैसे मेरे पास है नहीं, चाहे तो मेरी सैलरी बढ़ाओ या मुझे कोई नौकर का दो। तो मैंने कहा एक काम करो, हवेली पे आ जाना, है ना। मैंने तुम्हें हवेली पे बुलाया और एक नौकर तुम्हें दे दिया, एक नौकर तुम्हें क्या कर दिया, दे दिया, ठीक है। लिखी पूरी कहानी। अरे मेरे को एक चीज पूछनी थी, लेकिन जब पैसे देते हैं तब तो अलाउंस होता है और बताता हूँ मैं, बताता हूँ, टेंशन मत लो, सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। पहले तो मेरा एग्जाम्पल पूरा हो जाने दो, उसी एग्जाम्पल पे तुम्हें भी जवाब मिल जाएगा। तो मैंने क्या कहा कि हवेली पे आ जाना, है ना, और मैंने बुलाया और उसे क्या करा, एक नौकर दे दिया, तुम्हारे हाथों नौकर के को भेज दिया, है ना। अब मैंने लेकिन तुमसे कहा कि भाई मैं जो देता हूँ ना वो 8,000 रुपये देता हूँ इसे, तुम एक काम करना, तुम मुझे दे देना 2,000 रुपये, तुम मुझे दे देना 2,000 रुपये। इसी वजह से मैंने लिखा कॉस्ट फॉर एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने कितना खर्चा करा, लेस एम्प्लॉय से कितने पैसे ले लिए वापसी। तो 6,000 रुपये उसने अपने उसे हाथ में दिए या 6,000 रुपये की फैसिलिटी दी, 2,000 तो उसने उसकी सैलरी में से काट लिए होंगे, तो 6,000 रुपये की उसने उसे क्या दी, फैसिलिटी, 6,000 रुपये की उसने दी फैसिलिटी। यदि उसने फैसिलिटी दी है 6,000 रुपये की तो क्या टैक्सेबल नहीं होगा, तो यहाँ पर टैक्सेबल होगा। तो लेस कर लेंगे अमाउंट रिकवर फ्रॉम एम्प्लॉय। आज तो हमने सारे सवाल पूछ लो मुझसे भी, बताओ भी चारू क्या परेशानी है, बोलो। जब हम पैसे देते हैं तब हाँ। तो अलाउंस होता है। देखो मैं बताता हूँ तुम्हें, आज अलाउंस और परक्विजिट का खुलासा करते हैं आज, है ना, ध्यान से समझना। देखो अलाउंस जो होते हैं हमारे, वो पेमेंट होता है, अलाउंस दिख रहा है ना साफ, है ना। अलाउंस जो होते हैं वो पेमेंट होता है हमें, जो हमें फैसिलिटी के अगेंस्ट मिलता है। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, मैं गया मालिक के पास, अब सपोज करो मैं कहीं नौकरी करता हूँ, अब मैं गया मालिक के पास, मैंने कहा जी देखो मेरा घर तो बहुत दूर है, मैं तो गाँव का हूँ और यहाँ पे क्या नाम है इतनी दूर मुझे आना जाना रोज़ पड़ता है, तो मैं तो परेशान हूँ। तो मालिक ने कहा यहाँ पे घर ले लो, मैंने कहा पैसे नहीं है। मालिक ने कहा यहाँ पे घर किराए पे ले लो, मैंने कहा उसके लिए भी नहीं है, खरीदने के लिए नहीं है, किराए के लिए भी नहीं है, ठीक है भाई। तो मालिक ने कहा कि भाई देखो 5,000 रुपये महीना के आसपास तुम्हें घर मिल जाएगा, मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा लाओ दो 5,000 रुपये। वो कह रहा 5,000 रुपये तो मैं नहीं दूंगा, तुम एक काम करो मुझसे 3,000 रुपये ले लो और 2,000 तुमने सैलरी में से डाल देना। मैंने कहा मैं राजी हूँ, दे दो 3,000 रुपये। भाई जो पैसे में मिल रहा है पहले वो ले लो, सीधी सी बात है ना भाई, यही रूल है देखो बिजनेस का, तो जो पैसे में आ रहा है पहले ले लो तुरंत ही, बात की बात बाद में देखेंगे, है ना। तो हमने 3,000 रुपये क्या करे, ले लिए, हमने 3,000 रुपये ले लिए। क्या मालिक ने मुझे घर ढूंढ के दिया, नहीं। क्या मालिक ने मुझे अपना घर दिया, नहीं। क्या मालिक ने मेरे घर का किराया दिया, नहीं, सिर्फ मुझे किराए के लिए कुछ पैसे दिए, उसे बोलते हैं अलाउंस। किराया तो मैं ही पे कर रहा हूँ, किराया जो है वो तो मैं ही पे कर रहा हूँ, उसने मुझे घर तो नहीं दिया ना रहने के लिए, वो अलाउंस है। और वैसे भी अलाउंस को अलाउंस के नाम से लिख के देगा वो क्वेश्चन के अंदर, परक्विजिट को नहीं लिखेगा, परक्विजिट को नहीं लिखेगा, तो वहाँ पे हमें देख लेना पड़ेगा, पता लग जाएगा। परक्विजिट को फैसिलिटी के नाम से लिखेगा, लेकिन अंतर सिर्फ इसमें यही है कि जब हमें मिलते हैं अलाउंस तब तो हमें कुछ पेमेंट मिल जाता है, और परक्विजिट में हमें पूरी फैसिलिटी मिल जाती है। उसमें से यदि वो हमसे रिकवर कर रहा है, कुछ काट रहा है, तो बात अलग है। देखो दोनों बातों में, है ना, ये अलाउंस और परक्विजिट का झमेला जो है ना बड़ा तकड़ा है।
इसे समझना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैंने तुम्हें सिर्फ 2 बातों से इसे क्लियर कराया। क्या कि यदि तुम्हें फैसिलिटी मिल रही है, यानी कि रहने के लिए घर मिल रहा है, तो वो क्या है, परक्विजिट। जैसे हमारा फर्स्ट पॉइंट था रेंट फ्री अकोमोडेशन, है ना। यदि रहने के लिए तुम्हें घर नहीं मिल रहा, वो रहने के लिए उससे 1500 रुपये महीना वो मालिक ऐसे दे रहा है उसे, तो उसे बोलते हैं हाउस रेंट अलाउंस, यानी कि HRA। दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है, बाकी यदि कोई इससे बड़ा कोई फ़र्क है ही नहीं इनके अंदर। ठीक है, आया समझ में? बताओ क्या समझे मेरी बात से? यही है कि अगर वो हमें पूरी फैसिलिटी दे रहा है तो परक्विजिट, और अगर हमें वो कुछ अमाउंट दे रहा है, मतलब थोड़ी पेमेंट कर रहा है, तो हमारा हाँ, तो देखो यही है, बिल्कुल सही कह रहे हो कि यदि वो हमें फैसिलिटी ना देकर हमें उस फैसिलिटी के लिए पैसे दे रहा है, तो वो तो मेरी सैलरी में जुड़ गया ना, जुड़ा नहीं जुड़ा ये बताओ? मेरी सैलरी में जुड़ गया है ना, तो वो मुझे सैलरी के साथ ही उस चीज़ को क्या नाम है खरीदने के लिए, उस चीज़ को बियर करने के लिए मुझे पैसे अमाउंट दे रहा है वो, तो वो अलाउंस की कैटेगरी में आता है, भत्ते की कैटेगरी में आता है। लेकिन यदि क्या नाम है वो मेरी इच्छाएं पूरी कर रहा है, मैंने कहा मुझे बाइक चाहिए, कल को बाइक तुम्हारे पहुंचने से पहले तुम्हारे घर पहुंच जाएगी, घर पहुंच गई बाइक। मैंने कहा मुझे गाड़ी चाहिए, गाड़ी भी पहुंच गई, है ना, है ना। ऐसा होता है, ऐसी बात नहीं है, ऐसा होता है, बड़े बड़े एम्प्लॉइयों के साथ होता है ऐसा, है ना। मैंने कहा भाई रहने के लिए तो घर ही नहीं है, क्योंकि बंगला कल ही तुम्हारे लिए बुक कर दिया है, बिल्कुल तुम्हारे कहने से पहले बुक कर दिया। तो क्या उसने उसे पैसे दिए? नहीं दिए, उसने उसे सिर्फ फैसिलिटी दी। अब वो इतने सारे चीज़ों का ये कह रहा है एम्प्लॉय से, बस तुम एक काम करना, मुझे जो बंगले का जो रेंट है उसके साथ तुम मुझे उसके 2000 रुपये महीना दे देना। वैसे उसका किराया 36,000 रुपये है, 34,000 का फ़ायदा मिला नहीं मिला? ये बताओ, जब फ़ायदा मिला तो टैक्स भी तो देगा, तो वो परक्विजिट है। तो परक्विजिट और अलाउंस में सिर्फ इतना से ही फ़र्क है बस, केवल दोनों का ट्रीटमेंट लगभग सेम है। अच्छा, ट्रीटमेंट में भी एक चक्कर है, क्या? जब अलाउंस की कैलकुलेशन करते हो तब तो निकल कर आता है एग्जेम्प्ट पोर्शन, जब परक्विजिट की कैलकुलेशन करते हो तब निकल कर आता है टैक्सेबल पोर्शन। इसका जवाब मुझे दे दो तुम, क्यों दे दो, क्यों? यदि बस किए तो दे दो जवाब, क्यों का जवाब दे दो, बताओ। दोबारा बोलूँ? इतना बड़ा भाषण दोबारा दूँ? अच्छा, अलाउंस में तो एग्जेम्प्ट पोर्शन कैलकुलेट करते हैं, तो परक्विजिट में टैक्सेबल क्यों करते हैं? हाँ, फैसिलिटी मिलती है, तो जो मिलती है उस पर टैक्स तो जाता ही जाता है। देखो आज तो मैं एक बात बताता हूँ, सुनो मेरी। गवर्नमेंट ने क्या कहा कि तुम्हें मिले मालिक से 1000 रुपये, सपोज करो कोई भी अलाउंस है, तुम्हें मिले 1000 रुपये, तुमने खर्च कर दिए 2000 रुपये, इन दोनों में से लोअर जो है 1000 रुपये, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, टैक्स फ्री हो जाएगा, वो तुम्हारा एग्जेम्प्ट है। तो मालिक से तो 1000 रुपये मिले थे ना, 1000 रुपये ही तुम्हारे एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, किसी पे टैक्स देना ही नहीं, किसी पे टैक्स देना ही नहीं। तो यहाँ पर लोअर का केस लगा। अब सुनो, लोअर जो है वो टैक्सेबल ना होके एग्जेम्प्ट का केस लगा यहाँ पर तुम्हारा जो परक्विजिट है उसके अंदर लोअर में एग्जेम्प्ट का केस ना लग के टैक्सेबल का क्यों लगा, वो समझो मेरी बात को, बात की गहराई को समझो। मालिक ने मुझे दिए कितने, मेरे पर खर्च कर दिए 50,000, मुझसे वापसी ले लिए सपोज 10,000, आज मेरे पास कितने हैं 40,000, तो मुझे इस पर तो टैक्स देना ही पड़ेगा। लोअर वो तो कुछ होने का ही नहीं, तो डायरेक्ट टैक्सेबल पोर्शन इसी वजह से निकलता है। अब समझ में आ गया ना कि डायरेक्ट टैक्सेबल पोर्शन क्यों निकलता है, क्योंकि टैक्सेबल ही तो बचा। आ जाओ, अब आ जाओ तुम, अब तो बताओ, अब तो कोई समस्या नहीं है, ये दोनों पॉइंट तो क्लियर है ना हमारे, मेडिकल भी और तुम्हारा हाउस होल्ड सर्वेंट भी। इन दोनों पॉइंटों को भी तुम्हें याद नहीं रखना, क्या याद रखना है ना वो समझो। यदि मेडिकल बिल की फैसिलिटी है तो ये ध्यान रखना कि 15,000 रुपये तक एग्जेम्प्ट है। तो सपोज करो मालिक ने 50,000 रुपये का बिल पेमेंट कर दिया। अब ऐसा भी हो सकता है कि बिल मालिक के नाम पर कटा हुआ हो या बिल एम्प्लॉय के नाम पर कटा हुआ हो, किसी के नाम पर भी कटा हुआ हो, पे तो मालिक ही कर रहा है। यदि मालिक ने 50,000 रुपये का बिल पे कर दिया तो 15,000 रुपये तो एग्जेम्प्ट है, चारों बचे कितने 35,000।
35,000 में उसने एम्प्लॉय से कह दिया एक काम कर भाई मुझे तो 10,000 रुपये दे दे बस काम खत्म कर, तो 25,000 रुपये की फैसिलिटी दी है नहीं दी है बता दो, तो 25,000 रुपये क्या हो जाएगा टैक्सेबल। क्लियर है पॉइंट? अगले एग्जाम्पल से समझ, वो मैंने तुम्हें समझा दिया 8,000 वाले एग्जाम्पल से, ठीक है ना। अब तुम ये दोनों पॉइंट नोट करो फिर अगला पॉइंट करते हैं। हो गया नोट? चलूँ आगे फिर? चलो पॉइंट नंबर 3 डाल लो तुम, वैल्यूएशन ऑफ अभी डलवाता हूँ पॉइंट। तुम लोग इसकी बारी बारी से सारी क्लासें देख लो। सबसे पहले अब देख लो तुम पर इसकी अलाउंस की क्लासें, ठीक है ना। अलाउंस की केवल 2 ही क्लासें हैं, शायद 2 ही क्लासों में अलाउंस हमारा निमट गया। अलाउंस की क्लासें देखो आज जाके तरीके से, ठीक है ना, क्योंकि देखो अब हमें सीधा फिर मंडे को मिलना है, तो इन 3 दिनों में अपने आप को अलाउंस में और परक्विजिट में बिल्कुल निखार दो एकदम, क्योंकि फिर हम क्वेश्चन करेंगे ना तो इनका डायरेक्ट यूज़ होएगा बार बार, तो ऐसा हो जाए कि तुम्हें पन्ना पलट के देखना ना पड़े अपने नोट्सों के अंदर। ऐसा कर लो अपने आप को बिल्कुल कि पेज पलट के तुम्हें देखने की ज़रूरत ना हो, रत्ती भर भी देखना ज़रा। आओ तो थर्ड इसमें लिखो, थर्ड लिखवाते हैं। लिखो थर्ड, मेरे साथ ही लिख लेना चाहे। थर्ड है यहाँ पर वैल्यूएशन ऑफ फ्री यूज ऑफ गैस इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर। भाई यहाँ तक का दिख रहा है ना साफ एकदम? हाँ देखना भाई ज़रा, वैल्यूएशन ऑफ फ्री यूज ऑफ गैस इलेक्ट्रिसिटी वाटर वगैरह वगैरह वगैरह। यदि मालिक ने अपने एम्प्लॉइयों को गैस का पाइप, इलेक्ट्रिसिटी बिल और उनका वाटर का पानी का बिल, यदि उसकी भी फैसिलिटी दे रखी है इनको, तो टेंशन मतलब सब मैं पे कर दूंगा। फैसिलिटी मिली, खर्चा करा, टैक्सेबल होगा, 100% होगा। कैसे होगा वो देखो, कैसे होगा वो देखना। इसमें ज़रा सा बस तुम्हें याद रखने की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत ही ज़रा सा। क्या वो देखना, ऑन सोर्स माने अपनी, मालिक का गैस का प्लांट भी खुद का है, इलेक्ट्रिसिटी का भी खुद का है, वाटर सप्लाई का भी काम खुद का है, ठीक है ना। तीनों काम मालिक के हैं, तो अपने एम्प्लॉय को तो फायदा दे ही सकता है अपने एम्प्लॉय को। तो यदि ऑन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयर, यदि मालिक की खुद की सोर्स है इन चीज़ों की, तो क्या करोगे, क्या करोगे बोलो। देखो कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर, कॉस्ट पर यूनिट इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर। सपोज करो ये इतने रुपए की है, कॉस्ट पर यूनिट इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर। सपोज करो मैं गैस की बात कर रहा हूँ या मैं इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहा हूँ, तो भैया 1 यूनिट 10 रुपये की जो है वो लगती है, उसकी लागत है इतनी। 1 यूनिट 10 रुपये की लगती है, उसकी क्या है लागत है इतनी। लेस अमाउंट रिकवर फ्रॉम एम्प्लॉय, अमाउंट रिकवर कर ली इतनी, तो बताओ क्या इतना टैक्सेबल नहीं होगा? होगा नहीं होगा ये बताओ। अब सपोज करो मैं एग्जांपल भी हाथ ले लेता हूँ कि मालिक की जो इलेक्ट्रिसिटी बनाने में जो कॉस्ट आ रही है ना, वो 10 रुपये की आ रही है, ठीक, वो 10 रुपये की आ रही है, ठीक चल रहा है ना, वो 10 रुपये की आ रही है, और अमाउंट रिकवर उसने कर ली 1 यूनिट में। उनने कहा यार तू मुझे 5 रुपये दे दे बस केवल, ठीक है ना, एम्प्लॉय से अपने। तो एक बात बताओ, 5 रुपये पर यूनिट का खर्चा करा उसने, मालिक ने उस पर ये नहीं करा, फैसिलिटी दी या नहीं दी? फैसिलिटी तो दी ना, दान चंदे में थोड़ी ना दिया, फैसिलिटी दी है उसने। आज सपोज करो एम्प्लॉय ने पूरे साल में 2000 यूनिट फूंक दी, तो क्या 10,000 रुपये का उसे फ़ायदा नहीं मिला? तो क्या टैक्सेबल नहीं होगा?
10,000 रुपये। यदि यही चीज़ वो बाहर से खरीदता, बिजली हमारे जो घर में आ रही है वो गवर्नमेंट की आ रही है ना, वो गवर्नमेंट की आ रही है। यदि ये बिजली प्राइवेट होती है ना, और उस एम्प्लॉय के यहाँ हम काम कर रहे होते और वो हमें फ्री में दे देता तो हमें फ़ायदा हो जाता। यदि वो हमें फ्री में दे देता, हमसे पैसे ना लेता तो हमें फ़ायदा हो जाता। लेकिन क्या नाम है, यदि यही चीज़ हम सरकार से खरीद रहे हैं तो क्या मुझे पैसे नहीं देने पड़ते? देने पड़ते। तो आज यदि मुझे मालिक को कम पैसे देने पड़ रहे हैं तो क्या मेरा फ़ायदा नहीं है? है फ़ायदा। फ़ायदा है तो क्या दोगे? टैक्स। क्लियर है पॉइंट? समस्या है तो बता दो। यहाँ तक कोई समस्या है? वैसे मेरे हिसाब से होनी नहीं चाहिए तुम्हें रत्ती भर भी समस्या। अच्छा, जब उसकी सोर्स नहीं है तब क्या होगा? दूसरा पॉइंट देखो, जब उसकी सोर्स नहीं है यानी कि आउटसाइड सोर्स, जो इलेक्ट्रिसिटी, वाटर है ना, गैस वगैरह जो भी है वो सोर्स बाहर की है, मतलब अब सरकार से खरीद रहे हैं। अब मालिक नहीं बनाता इन चीज़ों को, सरकार बनाती है, सरकार से ले रहे हैं। पानी भी सरकारी पी रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी और गैस भी सरकारी आ रही है। जैसे हम लोगों के घर में पानी, इलेक्ट्रिसिटी, गैस सब सरकारी आ रही है या नहीं आ रही है? सरकारी आ रही है ना। तो ये वो वाली बात है। तो यहाँ पर एक्चुअल वो फिर क्या करेगा? देखो यहाँ पर तो उसकी कॉस्ट आएगी क्योंकि मालिक खुद बना रहा है। यहाँ पर वो बिल पे करेगा, बिजली का, गैस का बिल पे करेगा, करेगा नहीं करेगा? तो यहाँ पर है अमाउंट स्पेंड बाय एम्प्लॉयर। अमाउंट मालिक ने कितना खर्चा करा और लेस उसमें से कर लेंगे, लेस जितना उसने खर्चा करा उसमें से लेस कर देंगे क्या? कि रिकवर फ्रॉम एम्प्लॉय। अमाउंट रिकवर फ्रॉम एम्प्लॉय। पक्की बात है ना, जितना उसने खर्चा करा उसमें से माइनस कर लेंगे अमाउंट रिकवर फ्रॉम एम्प्लॉय, ऐसे लिख लो लेस करके। अमाउंट स्पेंड बाय एम्प्लॉयर लेस अमाउंट रिकवर फ्रॉम एम्प्लॉय, जो बचा वो सारा का सारा टैक्सेबल। अब एक बात तुम मुझे बता दो, क्या तुम्हें इसे भी याद रखने की ज़रूरत है? कैसे याद रख पाओगे इसे? देखो मैं याद करने का तरीका बताता हूँ सिर्फ टैक्स में, है ना। सब तो बोल देते हैं रट्टा मार लो, मैं कभी रट्टा मारने के लिए कभी नहीं कहता। सिर्फ और सिर्फ तुम्हें क्या याद रखना है इसके अंदर, कि मालिक ने कितना खर्चा करा, कितना उससे ले लिया, जो बचा वो टैक्सेबल। क्या ये मालिक का खर्चा नहीं है? क्या ये मालिक का खर्चा नहीं है? क्या ये उसने एम्प्लॉय से नहीं लिया? क्या ये एम्प्लॉय से नहीं लिया? यदि मैं इन दोनों पॉइंटों को एक साथ चिपका दूं तो इनका कंक्लूजन एक क्या निकलता है कि कितना मालिक ने खर्चा करा और कितना उससे ले लिया, जो बचा वो टैक्सेबल। बताओ, है कोई समस्या? ऐसे छोटा सा कर दो हर चीज़ को, बिल्कुल फैला के। तो देखो मैंने लिखवाया, तुम्हें एक्सप्लेन कराया पूरा, लेकिन याद करने के लिए मैंने तुम्हें नहीं कहूँगा, बस कुछ पॉइंटों को याद करने के लिए कहूँगा बस। अब इसके बाद हम पॉइंट नंबर समझेंगे 4। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 समझेंगे इसके बाद। देखना ज़रा, हुआ नोट? कर लो जल्दी से फटाफट। हो गया? चल, अब पॉइंट नंबर तुम लोग आना, पॉइंट नंबर 4 पर आना। पॉइंट नंबर 4,
कल तक की भी हमारी क्लास जो है वो डल चुकी है, आज की भी क्लास आज ही डल जाएगी। तो यदि जिसको चाहिएगी तब वो बताना मुझे। देखो भाई, पॉइंट नंबर हमारा 4 डाल लो हेडिंग, वैल्यूएशन ऑफ फ्री कंसेशनल एजुकेशन फैसिलिटी। पॉइंट नंबर 4, वैल्यूएशन ऑफ फ्री कंसेशनल एजुकेशन फैसिलिटी। देखना जरा, ये होती क्या है वैसे, ये होती क्या है? फ्री कंसेशनल एजुकेशन फैसिलिटी। देखो मालिक भी ये चाहता है हमेशा कि हमारा एम्प्लॉय जो हो, हमें जरा बाहर जाकर देखना क्या हो रहा है। देखो मालिक जो है वो ये चाहता है हमेशा क्या, कि भाई हमारा एम्प्लॉय जो है वो पढ़ा लिखा हो, या नहीं चाहता? कोई भी एम्प्लॉयर ये नहीं चाहेगा कि हमारा एम्प्लॉय जो है पढ़ा लिखा ना हो। तो कभी कभी क्या होता है कि एम्प्लॉय में क्वालिटी होती है पर वो पढ़ा लिखा कम होता है ना, और वो मालिक ये चाहता है कि भाई तुम और भी ज़्यादा पढ़ो, तो वो एम्प्लॉय को पढ़ाने के लिए भी क्या तैयार हो जाता है। तो उसका फ़ायदा किसको मिलेगा? एम्प्लॉय को, वो मालिक को मिलेगा, पक्की बात है, उसका फ़ायदा एम्प्लॉयर को मिलेगा। तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। पहले तो मैं इसी बात को क्लियर कर दूं, इस पर क्या लगता है? कोई टैक्स नहीं लगता, पक्की बात है ना। लेकिन यदि उसने मालिक के अपने एम्प्लॉय के बच्चों को पढ़वाया, क्या उस पर टैक्स नहीं लगेगा? पक्की बात है, मानते हो ना इस बात को? तो उस पर तो टैक्स ज़रूर लगेगा, है ना। बस यही बात मैं तुम्हें क्लियर कराना चाह रहा हूँ। अब आ जाओ, अब चार्ट के तरीके से हम इसका क्लियर करेंगे। रिएम्बर्समेंट माने होता है वापस कर देना, लौटा देना, लौटाना, ठीक है ना भैया, लौटाना यानी कि वापस कर देना। रिएम्बर्समेंट ऑफ एजुकेशन एक्सपेंसेस, एजुकेशन एक्सपेंसेस, अमाउंट spent by employer, amount spent by employer, amount spent by employer reimburse। देखो मतलब समझ लो बस, बाकी कुछ नहीं है, जरा सा मतलब 1 मिनट में समझ जाओगे। एम्प्लॉय ने अपनी पढ़ाई लिखाई पर पैसा खर्चा करा सपोज करो 2 लाख रुपए। एम्प्लॉयर ने कहा कि भाई तुमने अपनी पढ़ाई लिखाई पे पैसा खर्च करा है ना, ये लो मेरे से ले जाओ पैसे। उसने उस जो एम्प्लॉय ने अपनी पढ़ाई पे पैसा खर्च करा था उसे लौटा दिया, किसने? मालिक ने, एम्प्लॉयर ने। यानी कि रियम्बर्स ऑफ एजुकेशन एक्सपेंस, जो उसने अपनी पढ़ाई लिखाई पे खर्चा किया था उसे वापस कर दिया। अमाउंट स्पेंड, खर्चा करा या रियम्बर्स कर दिया, ये यहाँ लिखना, ये इसके बीच में लिखना है ना, अमाउंट स्पेंड या रियम्बर्स बाय एम्प्लॉयर, ठीक है ना। इसे मैंने गलती से यहाँ लिख दिया, इसे यहाँ लिखना बीच में, ठीक है। अब ऐसे पढ़ना है सर, अमाउंट स्पेंड और रियम्बर्स बाय एम्प्लॉयर, चाहे तो मालिक ने खर्चा कर दिया या फिर क्या नाम है, मालिक ने वापस कर दिया। तो भैया जितना भी वापस कर दिया सारा का सारा टैक्सेबल तो होना ही है, सारा का सारा टैक्सेबल तो होना ही है। अब देखो आगे देखना, अब उसके बच्चों की सबकी बात आ जाएगी।
फैसिलिटी ऑफ एजुकेशन, फैसिलिटी ऑफ एजुकेशन, इसमें 2 पॉइंट आते हैं तुम्हारे। पहला, एजुकेशन और ट्रेनिंग टू एम्प्लॉय। एम्प्लॉय को यदि वो अपने एम्प्लॉय को, अभी जो मैंने एग्जांपल दिया था ये उसी की बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान से समझ लेना भाई। अपने एम्प्लॉय को एजुकेशन की फैसिलिटी या ट्रेनिंग दिलवा रहा है तो ये होता है हमेशा फुल्ली एग्जेम्प्ट, दैट इज नॉट टैक्सेबल। इस पर टैक्स नहीं लगेगा। क्या मेरी बात समझ में आती है यहाँ तक? अब एक बात बताओ, छोटे से एग्जांपल से बताता हूँ। कोई बैंक है और उसने अपने एम्प्लॉइयों को एक सॉफ्टवेयर सिखाने के लिए ट्रेनर रखे, तो क्या उस बैंक ने उन ट्रेनरों को पैसे नहीं दिए होंगे? दिए होंगे। सीखा किसने? एम्प्लॉइयों ने। किसके लिए? बैंक के लिए, मालिक के लिए। फ़ायदा किसको मिला? मालिक को। क्या वो सॉफ्टवेयर किसी और बैंक में या किसी और कंपनी में जाके वो चलेगा? नहीं। हर एक का अपना अपना अलग अलग होता है सिस्टम, है ना। तो उसका फ़ायदा तो वहीं तक ही रहेगा। उनका फ़ायदा एम्प्लॉय को मिला, उसका फ़ायदा मिला एम्प्लॉयर को। तो यदि एम्प्लॉयर का फ़ायदा मिला तो एम्प्लॉय के हाथ में क्या आया? कुछ नहीं आया। तो उसमें वो टैक्स पे क्यों देगा? तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। क्लियर है पॉइंट? लेकिन यदि मालिक ने उसके बच्चों को पढ़ा दिया फिर तो बेटा फ़ायदा मिलना है, फिर तो फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि अपने बच्चों पे तो वही पैसा खर्च करता है ना। लेकिन भला हो मालिक का कि मालिक ने कर दिया, अब कर दिया तो कर दिया। चलो तो देखना कैसे कैसे करता है वो समझना। एजुकेशन फैसिलिटी टू फैमिली ऑफ एम्प्लॉय, फैमिली ऑफ एम्प्लॉय। यहाँ तक का दिख रहा है ना साहब? एकदम देखना भी जरा, यहाँ तक का क्लियर है ना? बिल्कुल। देखो, यदि एजुकेशन फैसिलिटी वो एम्प्लॉय की फैमिली को दे रहा है, किसको दे रहा है? उसकी फैमिली को, दैट इज उसके बच्चों को, उसके भाई बहनों को, है ना, उनको यदि फैसिलिटी दे रहा है तो क्या होगा? तो इसमें तुम्हारे 2 पॉइंट आते हैं, इसके अंदर तुम्हारे 2 पॉइंट आते हैं। ये लिखा तुमने पूरा, इसके अंदर भी तुम्हारे 2 पॉइंट आते हैं, वो समझना जरा बड़े ध्यान से। इसे मैं यहाँ पर ले आता हूँ खींच के, तुम लोग जैसे लिखना चाहो वैसे लिख लेना। यहाँ स्पेस है ना तो यहीं ले आता हूँ इसे खींच के। इसके अंदर भी 2 पॉइंट आते हैं और इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है कि स्कूल रन बाय एम्प्लॉयर, स्कूल रन बाय एम्प्लॉयर। यदि स्कूल कौन चला रहा है? मालिक। यदि स्कूल एम्प्लॉयर चला रहा है, यदि स्कूल कौन चला रहा है? एम्प्लॉयर चला रहा है, तब केस क्या होगा? और यदि स्कूल वो नहीं चला रहा तब केस क्या होगा? स्कूल नॉट रन बाय एम्प्लॉयर, स्कूल नॉट रन बाय एम्प्लॉयर। जब एम्प्लॉयर नहीं चला रहा, जब एम्प्लॉयर क्या कर रहा है? नहीं चला रहा है स्कूल, यानी कि किसी और के स्कूल में पढ़वा रहा है। जरूरी थोड़ा ना हर एक मालिक का अपना खुद का स्कूल हो, हर एक मालिक का अपना खुद का स्कूल हो। ऐसा हो सकता है क्या भाई? जरूरी थोड़ी ना है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, दोनों केस आ सकते हैं इसके अंदर। तो देखना जरा, पहले तुम यहाँ तक का नोट करो, मैं इसके नीचे का भी ऊपर लिखवाऊंगा। तो देखो, अरे तुम लोगों ने नोट करा इसे? समझ में आया? देखो, अभी तक याद करने के लिए कुछ नहीं कहूँगा इसमें, मैं सिर्फ एक ही पॉइंट बताऊँगा।
यदि मालिक ने वापस कर दिया तो जो बचा वो टैक्सेबल। ट्रेनिंग के लिए है, टैक्स लगता ही नहीं है। और यदि फैमिली को एजुकेशन फैसिलिटी मिल रही है तो इसके लिए क्या होगा वो देख लेना। इसमें भी तुम्हें कोई याद नहीं रखना। स्कूल यदि मालिक का है नहीं तो जितना खर्चा उसने उस हम पे करा होगा उतना ही तो टैक्सेबल होगा हमारे पार्ट पे, ये उससे ज़्यादा हो जाएगा, उतना ही रहेगा। तो यहाँ पर इसका सिर्फ ट्रीटमेंट सिर्फ इतना है कि अमाउंट स्पेंड बाय एम्प्लॉयर, अमाउंट स्पेंड बाय एम्प्लॉयर, जितना उसने हम पे खर्चा कर दिया भाई वही तो टैक्सेबल होएगा। अमाउंट स्पेंड बाय एम्प्लॉयर, क्लियर है यहाँ तक का? सही दिख रहा है? अच्छा चलो, अब बात आती है इसकी। इसमें कुछ नहीं है, जरा सा काम है वो समझते हैं, देखना जरा। इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ मैं, स्कूल नॉट रन बाय एम्प्लॉयर। ऐसे लिखो, स्कूल रन बाय एम्प्लॉयर। यदि स्कूल कौन चला रहा है? मालिक। स्कूल कौन चला रहा है? मालिक। तो वहाँ पर क्या होगा? अब देखो, स्कूल यदि मालिक चला रहा है तो एक बच्चे का कुछ खर्चा तो होता है या नहीं होता? यदि कोई एम्प्लॉयर स्कूल चला रहा है तो क्या एक बच्चे पे खर्चा नहीं होता? पढ़ाने वालों को खर्चा नहीं होता? होता है ना? लाइट, पंखा, क्लास का किराया, स्कूल की मेंटेनेंस वगैरह वगैरह बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो जितनी भी उस पर खर्चा हो रहा है ना, जितना उसका खर्चा हो रहा है पहले तो वो देखेंगे। जैसे फ्री इलेक्ट्रिसिटी वाले में था कि कॉस्ट उसकी कितनी आ रही है, तो यहाँ पर देखेंगे कि कॉस्ट ऑफ एजुकेशन कि उसकी कितनी कॉस्ट आ रही है। कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, इसकी वैल्यूएशन कर रहे हैं हम यहाँ पर। कॉस्ट ऑफ एजुकेशन कितनी आ रही है? एजुकेशन इंस्टीट्यूट, जो उनका इंस्टीट्यूट है या स्कूल है, उसकी कॉस्ट क्या आ रही है वो ले लेंगे, उसमें से लेस कर देंगे। लेस, ये गवर्नमेंट ने कहा है भाई, ये वाला पॉइंट तुम्हें ध्यान रखना। लेस 1000 पर मंथ पर चाइल्ड, 1000 पर मंथ पर चाइल्ड। अभी एग्जांपल से समझाऊंगा, कतरा कतरा क्लियर हो जाएगा तुम्हें फर्स्ट क्लास तरीके से। अब जो बचा यदि वो इसमें से भी अपने एम्प्लॉय से ले रहा है तो अमाउंट रिकवर फ्रॉम एम्प्लॉय, अमाउंट रिकवर फ्रॉम एम्प्लॉय, तो जो बचा वो सारा का सारा टैक्सेबल। ये पॉइंट क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा तुम्हारा टैक्सेबल। बताओ आया समझ में? ये पॉइंट क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। एक बार क्या 10 बार बताऊंगा, अभी टेंशन ना लो। देखो, अब तुम पहले जरा से नोट कर लो तरीके से, कोई दिक्कत है तो तब पूछना, पहले से नोट करो हैं? हाँ कर दो। तो देखो, वैल्यूएशन ऑफ फ्री कंसेशनल फैसिलिटी, यानी कि कुछ कम पर यदि फैसिलिटी मिल रही है, फ्री मिल रही है या फ्री मिल रही है, तो इसको बांटा 2 पार्टों में। ध्यान रखना, इसको तो भूल जाओ, जो उसने वापस कर दिया वो तो टैक्सेबल होगा ही होगा, इसे तो भूलो। यहाँ आ जाओ, उसने इसे बांटा 2 पार्टों में। पहला इसने कहा कि स्कूल यदि एम्प्लॉयर का है और यदि स्कूल एम्प्लॉयर का नहीं है। अब तुम कहोगे ये मैंने क्यों नहीं पढ़ा है, इसे भी भूल जाओ। अरे एजुकेशन यदि ट्रेनिंग दे रहा है वो अपने एम्प्लॉय को तो एग्जाम्ड होगा ही, ये तो याद रखो, दिमाग में सेट करके रखो कि एम्प्लॉय को यदि दे रहा है तो फ़ायदा तो एम्प्लॉयर को मिल रहा है, तो एम्प्लॉय टैक्स क्यों देगा? समझते हो ना बात को? एम्प्लॉय टैक्स क्यों देगा फिर यहाँ पर? तो ये तुम्हें रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस तुम्हें यहाँ पर इसकी 1000 रुपये की अमाउंट याद रखने की ज़रूरत है बस, क्योंकि ये एक्ट ने दी है, इनकम टैक्स एक्ट ने 1000 रुपये की अमाउंट दी है पर मंथ पर चिल्ड्रन, एक बच्चे के लिए। अब समझना ज़रा,
यदि स्कूल किसका है, एम्प्लॉयर का नहीं है, मतलब बाहर का है, किसी और स्कूल में पढ़वा रहा है उनके बच्चों को, तो यहाँ पर जितना एम्प्लॉयर ने खर्चा कर दिया किसके ऊपर, एम्प्लॉय के ऊपर, वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, एम्प्लॉय के पार्ट पर टैक्सेबल हो जाएगा, उसी पे तो टैक्स देना पड़ेगा उसे। अच्छा अब आ जाओ, अब यदि स्कूल जो है वो रन कर रहा है एम्प्लॉयर, यानी कि जो स्कूल है वो कौन चला रहा है, एम्प्लॉयर चला रहा है, मालिक चला रहा है तो मालिक की एक बच्चे की खुद की भी तो कोई कॉस्ट आती होगी या नहीं आती होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि उसने बाहर के बच्चे से कितने रुपए लिए, मैं उसकी खुद की कॉस्ट की बात कर रहा हूँ। सपोज करो उसकी जो खुद की कॉस्ट आती है, एग्जांपल उठा लेते हैं, उसकी खुद की जो कॉस्ट आती है वो एक बच्चे की आती है, पूरे साल की ले लेता हूँ, एक बच्चे की आती है 1 लाख रुपए, एक बच्चे की आती है 1 लाख रुपए। एम्प्लॉय के थे यहाँ पर 5 बच्चे, अब तुम कहोगे कि 4 बच्चों तक 2 बच्चों तक ही होता है, यहाँ पर बच्चों की कोई लिमिट नहीं, इसके नीचे लिख लेना नो लिमिट ऑफ चिल्ड्रन, नो लिमिट ऑफ चिल्ड्रन लिख लोगे इसके नीचे, इसमें नोट डाल के लिख लेना नो लिमिट ऑफ चिल्ड्रन, नो लिमिट ऑफ चिल्ड्रन। बताओ आया समझ में। तो यदि एम्प्लॉय के तुम्हारे 5 बच्चे हैं सपोज करो, तो मालिक का कितने रुपए का खर्चा हो गया, 5 लाख का। अब यदि मालिक ने इससे 1 रुपया भी ना लिया तो 5 के 5 लाख रुपए क्या हो जाएंगे, टैक्सेबल हो जाएंगे। गलत बोल रहे हो, नहीं होने के हैं। अभी तो मैंने बताया 1000 रुपये पर महीना पर चिल्ड्रन, तो उन्होंने माफ़ करने के लिए कहा है। तो 1000 रुपये एक बच्चे का 1 महीने का, तो 12 महीने का कितना, 12,000 रुपये। बच्चे कितने हैं, 5, तो एक बच्चे के 12,000 रुपये माफ़, तो 5 बच्चों के 60,000 रुपये माफ़। तो भैया मेरे 60,000 रुपये तो टैक्स उसे देना ही नहीं, तो उसे देना कितना है, 4,40,000 रुपये। यदि एम्प्लॉई से अभी तक उसने कुछ भी पैसे नहीं लिए तो उसे 4,40,000 रुपये उसके पार्ट पर टैक्सेबल हो जाएंगे, क्योंकि इसे फ़ायदा कितने का मिला, 4,40,000 रुपये का। और समझो, यदि उसने एम्प्लॉई से कहा भैया एक काम कर 40,000 तो दे ही दे यार, तो बचा कितना, 4 लाख। तो उसने अपने एम्प्लॉय से जो रिकवर कर लिया, जो बचा वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। तो इस पर वो टैक्स देगा। बताओ आती है यहाँ तक की बात समझ में। तो ये इसका एक एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। कर दूँ रफ इस एग्जाम्पल को। तो बताओ यहाँ तक की कहानी समझ में आती है तुम्हें पूरी, कोई समस्या तो नहीं है। भागने के लिए तैयार हो रहे हो हैं, भागो मत ऐसे, मेरे से बच के कहाँ भागोगे। देखो तो ये तो हमारे हुए 4। कल जो है वो हमारा होगा इसे 5th, और जो कल वाला होगा वो इनका भी गुरु होगा, जो कल वाला होगा वो इनका भी गुरु होगा। कार परक्विसिट, कार परक्विसिट का थोड़ा सा बताता हूँ। कार में क्या होता है कि कभी कह देगा एम्प्लॉयर की कार है, कभी कह देगा एम्प्लॉय की कार है, कभी कह देगा कि खर्चा वो दे रहा है, कभी कह देगा खर्चा वो दे रहा है, कभी कुछ बोलेगा कभी कुछ बोलेगा, कभी मालिक को कार का ओनर बना देगा, कभी एम्प्लॉय को कार का ओनर बना देगा। कभी मालिक ओनर है कार का, तो कार के जो खर्चे हैं वो एम्प्लॉयर ही दे रहा है, कभी एम्प्लॉय दे रहा है, और कभी एम्प्लॉय कार का मालिक है तो खर्चे मालिक दे रहा है या खर्चे एम्प्लॉय दे रहा है। तो ये जो झमेला है ना, ये कल सुलझा दूंगा मैं सारा का सारा, ठीक है ना। तो आज के लिए खैर इतना ही बहुत है।